हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो भाई आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। आज भाई जो चैप्टर करवाने जा रहे हैं ये है हमारी मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन बुक का। तो जिन बच्चों के पास मैनेजमेंट प्रिंसिपल या मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन वाली बुक है, चाहे वो सेमेस्टर फर्स्ट में हो, चाहे थर्ड में हो या फिफ्थ में हो, तो भाई एसएलडीयू के, रेगुलर के, एनसीवेब के जितने भी बच्चे हैं ये सीरीज उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज का जो लेक्चर है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, मींस चैप्टर नंबर 2 आज करवाने वाले हैं हम प्रिंसिपल मैनेजमेंट का, ठीक है। और इस वीडियो की जो सीरीज बनाई जा रही है तो इसके सारे चैप्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपने इससे पहले का चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक चेक कर लेना। और इससे पहले का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका लिंक आपको वहीं पे मिल जाएगा और वहां से आप इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है जी। सॉरी भाई। हाँ जी, तो मैं क्या बताने वाला था, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इससे पहले के कोई चैप्टर का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप वहां से पढ़ सकते हो। और आज हम करवाने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मैनेजमेंट क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। मैनेजमेंट क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट मैनेजमेंट की बुक है। चैप्टर का जो पीछे है सबटाइटल यहाँ पे लिखा है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। चैप्टर 2 अपनी बुक में से आप चेक कर लेना। और अगर किसी बच्चे को नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट नंबर आपको ये दे रखा है। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे और लिखिए आप मेरे को कि हमें नोट्स बाय करने हैं, और इजीली मिनिमम अमाउंट पे करके आप नोट्स को परचेज भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे, ऑलरेडी 1.5-2 मिनट हो चुके हैं, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट चैप्टर नंबर 2। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे, जो मैंने हेडिंग में आपको लिख के बता दिया है। क्लासिकल अप्रोच, हम इसमें बेसिकली अप्रोच पढ़ेंगे। अप्रोच क्या होते हैं? अप्रोच या प्रिंसिपल्स, वो रूल्स, वो रेगुलेशन पुराने या वो सिद्धांत बोल सकते हो जिस पर हमारा पूरा का पूरा मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो वो टिका हुआ है। बुक का नाम ही है प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर सारे सिद्धांत हम सीखते हैं। आपको अगर बिजनेस मैनेज करना है तो मैनेज करने के लिए आपको मैनेजमेंट, ये बुक आपको पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे क्लासिकल अप्रोच की। क्लासिकल अप्रोच में लिखा है दिस अप्रोच टू मैनेजमेंट इमर्ज इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। कह रहा है कि ये जो क्लासिकल अप्रोच है इसको डिफाइन जब किया गया था ना, तो ये क्लासिकल अप्रोच मैनेजमेंट के लिए डिफाइन करी गई थी 19th सेंचुरी के बाद और 20th सेंचुरी से पहले। मीन्स आपको 19 और 20 के बीच में ये जो मैनेजमेंट अप्रोच है मिल जाएगी, और इसी के बीच में ये अप्रोच का डिफाइन हुआ था, डिस्क्राइब हुआ था, ठीक है। आगे लिखा है सेंचुरीज एंड सॉर्ट टू आइडेंटिफाई यूनिवर्सल प्रिंसिपल एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट। कह रहा है इसका जो आविष्कार किया था या जो इसको डिस्कवर किया गया था वो इसीलिए किया गया था क्योंकि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स और इफेक्टिव मैनेजमेंट में ये वर्क करती है। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो आज भी फॉलो किए जाते हैं। क्लासिकल अप्रोच हमें ये बताती है कि जो पुराने समय पे मैनेजमेंट किया जाता था किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी जगह भी, अगर कोई क्लासिकल अप्रोच का नाम लेता था तो उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो आज भी इफेक्टिव मैनेजमेंट करने में पूर्ण रूप से सक्षम है, ठीक है जी। आगे लिखा है इट इज डिवाइड इनटू 3 सब फील्ड। इस मैनेजमेंट को, इस क्लासिकल अप्रोच को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 सब फील्ड्स में बांटा गया है। तो तीनों सब फील्ड के नाम मैंने लिखे हैं। जो सबसे पहली है, सॉरी भाई जुकाम लगा है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि हमने इसको 3 फील्ड में डिस्क्राइब किया है। पहली जो फील्ड है उसका नाम आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहली जो फील्ड है उसको बोलेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट, जहां पे हम मैनेजमेंट को एज अ साइंटिफिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दूसरी है एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। तीसरी है, यहाँ पे मैंने लिखा है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो जो तीसरी है वो होती है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, ठीक है जी। तो 3 फील्ड में डिवाइड किया गया। अब आप भूलोगे तो नहीं, क्लासिकल अप्रोच क्या होती है? क्लासिकल अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जहां हमें एक इफेक्टिव मैनेजमेंट किसी भी कंपनी या बिजनेस को करना सिखाया जाता है। ये अप्रोच 19-20 सेंचुरी के बीच में अर्ली में आई थी। ये जो अप्रोच है 3 पार्ट में डिवाइड करी गई है।
पहली आती है साइंटिफिक, दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव, तीसरी आती है ब्यूरोक्रेटिक। तो ये तीनों के तीनों हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, धीरे धीरे हम सीखेंगे। पहले मैंने लिखी है सबसे पहले यहाँ पे साइंटिफिक, फिर आप पढ़ोगे उसके बाद साइंटिफिक हो जाने के बाद हम उसके बाद फ्यूल के पढ़ेंगे जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, ठीक है, उसके बाद हम आगे भी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला ए, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। सॉरी भाई, हाँ, तो हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच क्या होता है? तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, जो भी क्लासिकल अप्रोच का पहला पार्ट है, तो इसमें किस तरह से आप बिजनेस को मैनेज करते हो एक साइंटिफिक तौर पे। तो लिखा है इट फोकस ऑन ऑप्टिमम, ऑप्टिमम बोल सकते हो या ऑप्टिमाइजेशन द प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमाइज करना, उसमें चेंजेस करना और डेवलप करते जाना, उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन करना, उसको अच्छे से तरह तरह से डेवलप करना और एक लास्ट एंड फाइनल स्टेज पे पहुंचाना। कह रहा है ऑफ इंडिविजुअल वर्कर्स थ्रू साइंटिफिक मेथड। कह रहा है जो हर एक इंडिविजुअल फर्म्स या इंडिविजुअल वर्कर करते हैं, उसी तरह से आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। कैसे? अपनी टेक्नोलॉजी यूज करके और एक ऑप्टिमाइजेशन करके, चीजों को डेवलपमेंट करके, ठीक है। और ये जो अप्रोच है, जो साइंटिफिक अप्रोच है, ये हेनरी फ्यूल ने दी थी? नहीं जी, इसको FW टेलर ने दिया था। हेनरी फ्यूल ने दूसरी एक अप्रोच बनाई थी जिसको हम बाद में रीड करेंगे। ये जो अभी अप्रोच हम पढ़ रहे हैं, ये FW टेलर ने दी थी, जिसका नाम है फेडरिक वोल्सर टेलर, ऐसा कुछ करके है। तो आप एक बार चेक कर लेना, शॉर्ट फॉर्म में FW टेलर करके उसको नाम से बुलाया जाता है। ये प्रोफेसर का नाम था और इन्हीं प्रोफेसर के नाम से पढ़ा था साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, ठीक है जी। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के अंदर कुछ स्ट्रेंथ है और कुछ डिमेरिट्स है। आपको पता होगा कि जब हम कोई चीज करते हैं तो उसकी हर चीज की कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी चीजें होती हैं। तो अच्छी बातें क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर? तो अच्छी चीज ये है कि साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है उसकी स्ट्रेंथ में पहली चीज इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। क्या लिखा है? इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। लोगों की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, लोगों के कुशल प्रभाव को बढ़ाने की शक्ति साइंटिफिक मैनेजमेंट में होती है। समझ गए? साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करता है? अपने स्टाफ को, अपने जो वर्कर्स हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। और जब आप किसी को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो तो उसके बाद उसकी इंक्रीज हो जाती है एफिशिएंसी, जो बिजनेस में बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती है। आगे सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन। देखो, स्टैंडर्डाइजेशन एक लेवल सेट कर देता है, एक लेवल बना देता है कि आप इस जगह पे लाई करते हो, इस लाइन पे आप खड़े हो, अभी उसका एक स्टैंडर्ड सेट कर देना, ये हमारा काम है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। साइंटिफिक मैनेजमेंट अपने बिजनेस में जितने भी काम हो रहे हैं उनका एक लेवल सेट करता है, एक स्टैंडर्ड बनाता है कि आप इस जगह पर लाई करते हो, ठीक है जी। आगे पॉइंट है अगला, एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग। एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग मीन्स जो भी आपके ट्रेनिंग स्टाफ होते हैं, जितने भी वर्कर्स अभी बिजनेस में वर्क कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उन सारे वर्कर्स की एम्फेसिस करना, प्रॉपर ट्रेनिंग कराना। ट्रेनिंग कराने के बाद उनको ट्रेंड हो जाने के बाद आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट में योगदान मिलेगा। जब ट्रेनिंग अच्छे से करा दोगे, मैनेजमेंट अच्छे से होगा, और मैनेजमेंट अच्छे से होगा तो आपका बिजनेस जो है वो ग्रोथ जल्दी करेगा, ठीक है जी। एम्फेसिस ऑफ ट्रेनिंग। अगला है क्लियर अकाउंटेबिलिटी। आप जब भी साइंटिफिक मैनेजमेंट करते हो तो आपके सारे अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये नॉर्मली जो भी आप काम कर रहे हो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, एक क्लियर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसी चीज जिनको हम गिन सकते हो, गणना कर सकते हो, उनको बोलते हैं क्लियर अकाउंटेबिलिटी। हम चीजों को गिन के, उंगलियों पे काउंट करके चीजों को समझ सकें, उनको साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्लियर अकाउंटेबिलिटी कहा जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट की ये 4 स्ट्रेंथ होती हैं जो मैंने अभी आपको बताई। अब हम इसके नीचे पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के डिमेरिट्स क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा अभी साइंटिफिक मैनेजमेंट के मेरिट्स होते हैं, तो अब डिमेरिट्स भी होते हैं, कुछ खामियां भी होती हैं जो सुधारनी चाहिए। तो पहली खामियां, ओवर एम्फेसिस ऑफ एफिशिएंसी। ज्यादा कुशल, ज्यादा ही ट्रेनिंग देने से भी नुकसान होता है। अगर आप किसी चीज को
करवाने के लिए ज्यादा ट्रेन कर रहे हो, उसी चीज को ट्रेन करे जा रहे हो, तो वो एक बंदा अगर इतना ट्रेंड हो जाएगा, हो सकता है उस टाइम पे वो बिजनेस को छोड़ के किसी दूसरे अदर बिजनेस में चला जाए, किसी दूसरी अदर कंपनी में चला जाए। तो इसी जगह होता है ओवर एम्फेसिस ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जब ज्यादा कुशल हो जाती है, जब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, तब जो कंज्यूमर है उनको ऐसा लगेगा, या जो आपका ट्रेनर है, जो भी आप ट्रेन करवा रहे हो, जिससे जो ट्रेंड हो रहा है, तो जो बंदा ट्रेंड हो रहा है, जिसके अंदर हम एफिशिएंसी डाल रहे हैं, तो वो एफिशिएंट होने के बाद तो काम ही नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको लगेगा कि मैं यहाँ पे इतना एफिशिएंट हो चुका हूं कि मैं अपना एक अलग बिजनेस सेटअप कर सकता हूँ, मुझे किसी के नीचे काम नहीं करना। तो इसीलिए ओवर एम्फेसिस नहीं होता। आगे लिखा है मोनोटोनस वर्क। मोनोटोनस वर्क मतलब होता है कि लोगों को मोस्टली ये लगता है कि जब वो इतना ज्यादा चीजें सीख रहे हैं तो वो अपने आप भी चीजें कर सकते हैं, किसी के नीचे काम नहीं करना चाहते, वो सिंगल इंडिविजुअल खुद के बिजनेस सेटअप करने की सोचने लगते हैं, ऐसा ज्यादा ओवरकम होने लगता है। आगे लिखा है उसके बाद नेक्स्ट लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, तो लिमिटेड ही लोग यहाँ पे यूज करते हैं चीजों को, और यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब कि ज्यादा रिसोर्सेज यूज नहीं करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड चीजें हैं, उसी लिमिटेड चीजों में आपको चीजें करनी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, अगर आप मान लो काम कर रहे हो, आपको इस जगह से इस जगह तक ये रूट है आपका, ये रास्ता है, आपको ऐसे आना है, कुछ लेके आना, कोई सामान हो सकता है, तो यहां पर एक ज्यादा से ज्यादा एक यहां लगा दो, बस 3 बंदे, 3 बंदों में काम हो जाना चाहिए। बट अगर हम कोई सामान यहां से उठाकर यहां लाने के लिए बीच में और 4 बंदे लगा देते हैं, यहां मैंने बंदे रख दिए 1 2 3 4 5 6 7 बंदे लगा दिए। जिस रोड पे सिर्फ 3 बंदों का काम था, उस रोड पे 7 बंदे लगा दिए, तो ये लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी नहीं है। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी मींस आपको उस जगह पर उतने ही लोग यूज करने हैं जितनी उनकी जरूरत हो। आपको अगर लगता है कि यहाँ पर 2-3 बंदों से काम चल रहा है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट एक इफेक्टिव मैनेजमेंट है जो हमें सिखाता है कि ज्यादा बर्डन नहीं लगाना, ज्यादा भीड़ नहीं रखनी है। तो अगर 3 लोग काम कर रहे हैं सफिशिएंट, तो उन तीनों को काम करने दिया जाए और ज्यादा भीड़ ना करते हुए उनको हटा दिया जाए, ठीक है जी। तो ये होता है आपका एक इफेक्टिव मैनेजमेंट, समझ गए। तो ये थे इसके डिमेरिट्स। अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। देखो अभी हमने एफडब्ल्यू टेलर के अकॉर्डिंग पढ़ा था, जो कि 11th-12th में आया था। अब जो हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में क्या कहा है, क्या इनकी राय है, क्या इनके विचार विमर्श है। तो पहली चीज तो इन्होंने जब इसकी डिमेरिट्स और मेरिट्स बताई थी, तो मेरिट्स के अंदर हेनरी फेयोल ने कहा था कि पहली चीज तो क्लैरिटी होनी चाहिए। हेनरी फेयोल बेसिकली एक ऐसे प्रोफेसर थे जो ये मानते थे कि चीजों को महत्वपूर्ण कुशल ढंग से तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ चीजों में क्लैरिटी होनी चाहिए। चीजों को ऐसा होना चाहिए कि कोई चीजें पूछे कि भाई अगर आप यहाँ से यहाँ सामान लेके जा रहे हो तो कितना टाइम लग जाएगा, तो क्लियर बताओ कि हमें इतने बंदे चाहिए और इतना टाइम लग जाएगा। और हाँ, एफिशिएंटली होना चाहिए, मैंने बताया इसके लिए क्लैरिटी में भी जरूरी है। और एफिशिएंटली मतलब होता है आपको जितने बंदे सुटेबल सूट करें उस चीज के लिए, 3 चाहिए आप 3 लगाओ, 4 चाहिए आप 4 लगाओ, बट उसका एक वैलिड रीजन होना चाहिए, क्लियर आपको पता होना चाहिए कि आपने 4 क्यों लगाए और जेन्युइन रीजन से ही 4 लगाए। बहुत क्रिटिकल चांसेस होगा आप आगे नहीं बढ़ाओगे, आप उतने ही लिमिटेड रिसोर्सेज में क्लियर काम करोगे। इफेक्टिव मैनेजमेंट, मैंने अभी आपको बताया कि आप क्या करोगे, 4 बंदे यूज नहीं करोगे, इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। इफेक्टिव मैनेजमेंट कब होगा, जब आप जितनी की नीड है उतना काम करो। हो सकता है आपके घर में एक भंडारा हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके घर में भंडारा है और ये आपकी कढ़ाई है, आप इसमें खाना बना रहे हो, इसमें 10 बंदों का खाना बन रहा है। कितने बंदों का भाई, 10 बंदों का खाना बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 लोगों का खाना बन रहा है, अगर कोई 11वां बंदा आ गया तो उसके लिए थोड़े से मिर्च मसाले और डाल देंगे, थोड़ी सी सब्जी और डाल देंगे, जहां 4 गोभी डाली वहां 1 गोभी का फूल और डल जाएगा। चावल पका रहे हो, जहां 4 कटोरी चावल थे वहां 1 कटोरी और आ जाएगा। तो इफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, कुशलपूर्ण दिखना चाहिए। आपको ये नहीं कि आप उन्हीं 10 बंदों के रोज 10 प्लेट बनाते हो, आप 11 प्लेट बना रहे हो और वो एक फेंकने में जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। एक इफेक्टिव मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्रीज या अलग अलग कंपनी में चेंजेस करने के टाइम होते हैं।
आप एक बिजनेस अच्छा नहीं लग रहा, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे मॉडल में ट्राई कर सकते हो। आपको दूसरा मॉडल अच्छा नहीं लग रहा, आप तीसरे तरीके से ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे ट्रायल के चांसेस फ्लेक्सिबल होते हैं, आप फ्लेक्सिबल है, नंबर ऑफ ट्रायल करो, नंबर ऑफ मैनेजमेंट करो, जितनी चीजें आपको इफेक्टिव लगती है आप वो करो। कंप्रीहेंसिव है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कंप्रीहेंसिव में आपको पता है पैसेज देते हैं, तो उसी तरह से बहुत सारी मल्टीपल चॉइसेस होती है, आप उन चॉइसेस में से कोई भी चॉइसेस चूज कर सकते हो, ठीक है, जो भी इफेक्टिव हो, जो भी आपके प्रिंसिपल से रिलेटेड हो, जो भी आपको मैनेजमेंट में करने में हेल्प करे, आप उस तरह के कंप्रीहेंसिव चूज करोगे, ठीक है। बात क्लियर है? तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, सॉरी ये डायग्राम बना दिया भाई, मिटा देंगे, बस जी मिट गया सॉरी। अगर किसी को नोट्स बाय कर रहे हैं तो भाई कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऊपर दिया हुआ है, इसी नंबर पे आप मैसेज करके आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स को बाय कर सकते हो। आगे हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स ऑफ हेनरी फ्यूल मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल मैनेजमेंट के कुछ डीमेरिट्स है, मतलब कि खामियां। देखो खामियां इसमें भी थी, 19th सेंचुरी में आया था, 19th सेंचुरी में जब ये भी आए थे तो इसमें भी कमियां थी, इसकी कमियों को इसने सुधारा, इसकी कमियों को कोई और सुधारेगा, ठीक है। तो हर किसी में कमी होती है। अभी आप पढ़ रहे हो, अभी इसमें भी थोड़ी बहुत कमी होगी, कुछ हो सकता है मैंने पॉइंट्स मिस कर दिए हो, ठीक है, बट मैं कोशिश करता हूं कि अपनी तरफ से बेस्ट दूं, आपको अच्छे से समझ आए, ताकि इसी में आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए। तो इसी तरह से हेनरी फ्यूल में कुछ खामियां थी, डिमेरिट्स थी। पहले डिमेरिट्स है लैक ऑफ स्पीसीज। लैक ऑफ स्पीसीज, अलग अलग चीजों को समझने की, समझाने वालों की कमी थी। कमी किस चीज की थी भाई? समझने और समझाने वालों की। जब चीजों को समझेंगे नहीं, और समझना कैसे है, कोई समझाने वाला भी तो होना चाहिए। जब आप चीजों को समझाओगे ही नहीं या समझने वाला नहीं होगा तो वहां पे लैक ऑफ स्पीसीज बोलते हैं कि ठीक है, काम अच्छे ढंग से नहीं हो रहा। लिमिटेड कल्चरल होता था, यहाँ के जो स्टाफ्स हैं लिमिटेड होते हैं, यहाँ पे जो कंपनी एनवायरनमेंट है लिमिटेड है, आपको इतने ही रिसोर्सेज दिए जाएंगे, लिमिटेड है, आपके पास जो टाइम है वो लिमिटेड है, आपके पास जो दिया गया है काम वो लिमिटेड है, लिमिटेड कल्चरल है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर ये खामियां होती है, यहाँ पे आप कुछ आगे नया नहीं सीखते। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ये पुराने ऐतिहासिक चीजों को देख के चलता है। पुराने समय में हम किस तरह से वर्क कर रहे थे उससे थोड़ी ऑडियंस गाइडेंस लेके आगे कर रहे हैं हम। पुराने समय में हम कैसे मैनेजमेंट कर रहे थे, टेक्निक कौन सी लग रही थी, आप उसको लेके यहाँ पे चल रहे हो। तो कोई पुरानी चीजों को लेके नए दौर में कैसे काम कर सकता है, अगर आप हिस्टोरिकल चीजों को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से काम करोगे तो यहाँ पर जो आने वाले कंपिटिटर्स हैं, जो आपके मार्केट में जो साथ में काम कर रहे हैं, तो उनसे आप थोड़ा सा नीचे रह जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखना पड़ता था। तो ये थे इसके डिमेरिट्स। अब हम बात कर रहे हैं मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। देखो मैंने एक वर्ड बताया था कि मैंने आपको बताया था जब हम अप्रोच पढ़ रहे हैं क्लासिकल अप्रोच, तो पहली थी साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव और तीसरी आएगी ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का छोटा सा पार्ट इसमें डाला गया है चैप्टर के अंदर, ठीक है। चैप्टर में नहीं है पूरा, अभी नहीं, इसके ऊपर एक स्पेशल चैप्टर आएगा पूरा, ये छोटा सा पार्ट है। मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, तो जो मैक्स वेबर थे इन्होंने क्या करा था, ब्यूरोक्रेसी थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिफाइन किया था। कहा था कि इट डिस्क्राइब क्लैरिटी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। बिजनेस में रूल और रेगुलेशन बहुत जरूरी है। बिजनेस रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर ही बिल्ड होता है। मान लो ये आपका बिजनेस है, ठीक है, जब तक इस बिजनेस को आप 4 पिलर नहीं दोगे तो ये टिकेगा नहीं। वो 4 पिलर इसके लिए वो रूल एंड रेगुलेशन है, ठीक है। ये बिजनेस है तो ये 4 पिलर इसके रूल एंड रेगुलेशन है। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत जरूरी है, जैसे कि एक पहला एम्प्लॉइज, दूसरा उसको चलाने के लिए सुपरवाइजर, तीसरा जो वहां का टाइमिंग वगैरह है वो, और चौथा जो है वहां के टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो। चारों चीजें इंपॉर्टेंट है और चारों चीजों के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन एक ब्यूरोक्रेसी थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेब मैक्सर के द्वारा, या फिर बोल सकते हैं मैक्स वेबर के द्वारा। मैक्स वेबर जो थे प्रोफेसर थे, 90 से 20 के बीच में इन्होंने एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के खूबसूरत सी डेफिनेशन लिखी थी। कह रहा है कि जिसमें इन्होंने बताया था कि रूल एंड रेगुलेशन, स्पेशलाइजेशन एंड इम्पर्सनल रिलेशन जो है वो होने चाहिए। क्या होने चाहिए भाई? रूल एंड रेगुलेशन, स्पेशलाइजेशन, चीजों को स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। आपको किसी चीज की एक पर्टिकुलर स्किल होनी चाहिए, जो स्किल आपके पास है आपको उसी तरह का काम दिया जाएगा। अगर आपको मान लो
आपको कोई लकड़ी काटने का स्किल आता है, आपको लकड़ी काटनी बहुत अच्छे से आती है, आप लकड़ी काट के डिजाइन से डिजाइन बना सकते हो अच्छे अच्छे। तो जो स्किल आपके पास है वो एक नॉलेज है, स्पेशलाइजेशन आपकी क्या है, लकड़ी काटना, वुड कटर हो आप, तो वो स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही काम दिया जाए। आपको मेटल बनाने का काम ना मिले, आपको लकड़ी ही काटने का काम दिया जाए, ताकि जिसमें आप निपुण हो, काम अच्छा होगा तो आगे आप काम अच्छे से कर पाओगे। आगे लिखा है इम्पर्सनल, कभी भी आप जाके पर्सनली नहीं मिलोगे, इम्पर्सनल, एक चेन होगी, एक हम ना हायरार्की बनाएंगे। हायरार्की क्या होता है, अब आपको मैं बताता हूँ। हायरार्की बेसिकली एक चेन होती है, एक वर्ड आएगा हायरार्की, अभी नहीं आएगा तो बाद में आएगा, आपने बहुत बार सुना होगा बुक में। हायरार्की क्या होती है, एक चेन होती है जिसमें ए बी सी डी ऐसे एक स्केलर चेन फॉलो करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे लेवल है, तो यहाँ पर अगर मान लो डी को कोई काम करना तो डी जाएगा सी के पास, सी जाएगा ऊपर तो बी जाएगा ऊपर, तो ऐसे ऊपर से ऑर्डर आएगा, फिर ऑर्डर ऐसी लाइन से आएगा, ए से बी पे, बी से सी पे, सी से डी पे, तो ऐसे ऑर्डर आएगा और आप इसी तरह से काम करोगे। इसी के अकॉर्डिंग बेसिकली पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप इम्पर्सनल रिलेशनशिप रखते हो और यहाँ पर आपके जो रिलेशन है वो इम्पर्सनल होंगे। कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैक्स वेबर, मैक्स वेबर के सिद्धांत। तो मैक्स वेबर ने क्या प्रिंसिपल्स बताए थे, कौन कौन से सिद्धांत बताए थे कि किस तरह से आपको मैनेजमेंट करना है, जो कि एक इफेक्टिव मैनेजमेंट कहलाए। तो उसके लिए इन्होंने बताया था पहली चीज तो हमको हायरार्की पे काम करना पड़ेगा। हायरार्की देखो मैंने बताया था ना, आएगा वर्ड ये जरूर, पेपर में भी आएगा, एग्जाम में भी आएगा। हायरार्की एक स्पेशल चेन होती है, स्केलर चेन होती है, जहां पर अपने ऊपर टॉप लेवल, उससे ऊपर टॉप लेवल, उससे ऊपर टॉप लेवल, एक चेन बना के काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि नीचे वाला लोअर लेवल वाला टॉप वाले से सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, नहीं, वो एक स्पेशल चेन होती है जिसमें वो काम करते हैं, ठीक है, वर्क करते हैं चेन के द्वारा। दूसरा आता है स्पेशलाइजेशन, मैंने वुड कटर का एग्जांपल दिया था अभी। एक आदमी जिसको लकड़ियां काटना बहुत अच्छे से आता है, हम उसको स्पेशलाइजेशन लकड़ी काटने का है, तो हम उसको जो काम देंगे उसमें उसका काम बेसिकली लकड़ी काटने का होगा। स्पेशलाइजेशन देखते हैं। फिर आता है फॉर्मल रूल्स, आपको कुछ फॉर्मल रूल्स बनाने पड़ेंगे। रूल्स होता है, रेगुलेशंस होता है, तो यहाँ पे बताया था मैंने रूल्स, ये ना रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बनानी पड़ेगी कंपनी के लिए, कि अगर कोई लकड़ी काटने वाला भी कोई लकड़ियां काट रहा है तो रूल ये है कि दिन की 100 लकड़ियां काटनी है, या रूल ये है कि लकड़ियों को फर्निश करके जाएगा, वो फिनिश करके खत्म करके जाएगा, पेंट वेंट करके। तो ये रूल है, कंपनी का रूल है। आगे उसके बाद लिखा है इम्पर्सनली, आपकी कोई भी चीज जो है वो इम्पर्सनली होनी चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, इम्पर्सनल चीजें होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये 4 प्रिंसिपल हैं मैक्स वेबर के, प्रिंसिपल्स जो आपको मैंने बताए। एडवांटेजेस, अभी देखो मैक्स वेबर के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। नॉर्मल सा है, हर किसी के फायदे हैं तो हर किसी के नुकसान भी है। 1 सेकेंड। तो मैक्स वेबर के जो फायदे हैं, एडवांटेजेस है, तो पहला एडवांटेजेस तो होता है कि मैक्स वेबर ने एफिशिएंसी पे बहुत ध्यान दिया था। एफिशिएंसी वर्ड बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मैंने इंक्रीज्ड एफिशिएंसी यहां भी बताया था, एफिशिएंसी वर्ड यहां भी आया था, और इसी तरह से एफिशिएंसी वर्ड इफेक्टिव यहां भी आया था। तो एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, क्लैरिटी होती है, फेयरनेस होता है। फेयरनेस और क्लैरिटी दोनों के दोनों ब्रदर एंड सिस्टर है, आप बोल सकते हो। क्या है? ब्रदर एंड सिस्टर है। जैसे आप सब मेरे भाई बहन हो, तो उसी तरह से ये भी आपके भाई बहन है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी क्लैरिटी और फेयरनेस है, दोनों एक तरह से भाई बहन है। आपको हर चीज क्लैरिटी दिखानी है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप वर्क कर रहे हो, उसमें लोगों को समझने लायक कुछ हो। अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इसमें कुछ समझने लायक ही नहीं है, मैं कुछ भी बोले जाऊंगा तो आप कैसे समझोगे। तो यही चीज आपको क्लैरिटी होनी चाहिए और फेयरनेस होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसको आप गिन सको, तुलनात्मक हो। मैंने अभी आपको बताया था क्लियर अकाउंटेबिलिटी, क्लियर अकाउंटेबिलिटी। तो जब आप कोई चीज करते हो तो वो गिनने के लायक हो, तुलनात्मक हो, वो तुल सके, मतलब कि भाषा में काउंट कर सको, काउंटेबल हो, ऐसी चीजें, ठीक है। क्रिटिज्म ऑफ मैक्स वेबर, मैक्स वेबर के कुछ क्रिटिज्म थे, तो क्रिटिज्म ये मैंने लिख दिया, मैं आपको बता रहा हूँ क्रिटिज्म क्या है। तो जैसे मैंने बताया था अभी कुछ खामियां होती है, तो क्रिटिज्म खामियां ही होती हैं। अभी तक हमने डिमेरिट्स बोला उनको, अब उनको एक नया नाम दे दिया क्रिटिज्म, ठीक है। क्रिटिज्म्स क्या होते हैं? पहला आता है रिगिडिटी, पहला आता है रिगिडिटी, ठीक है। तो रिगिडिटी क्या होता है? जब चीजों को रेगुलर बेसिस पे बार बार रिपीट किया जाता है, वो रेगुलर यहाँ पे रिगिडिटी कहलाती है।
उसके बाद ये हमारी एक बुरी चीज है। उसके बाद आता है ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप जो है इसकी एक क्रिटिसिज्म में आता है, जो कि ज्यादा कुछ नहीं होता। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप नॉर्मल सा होता है, जब इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं हो पाता उस जगह पे ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप आता है। फिर आता है इम्पर्सनैलिटी। इम्पर्सनैलिटी अभी मैंने आपको बताया था, आप चीजों को इम्पर्सनली पूछते हो, ठीक है, इम्पर्सनली काम कर रहे हो, और इम्पर्सनैलिटी में आपका पर्सनल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ज्यादातर आप लोगों को बातचीत नहीं करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है आपका मैनेजमेंट इफेक्टिव हो, इसलिए तो आप इम्पर्सनैलिटी जो है वो नेगलेक्ट करके चलते हो। आगे लिखा है रेजिडेंस टू चेंज। रेजिडेंस टू चेंज, लोगों को सीखने के बाद एक ख्वाब होता है कि हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। लोग जब चीजें सीख जाते हैं, एक अच्छा प्रॉपर ट्रेनिंग या इफेक्टिव मैनेजमेंट सीख जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि कंपनी हमारी कुछ इज्जत हो, एक रेपुटेशन हो, और नहीं होने के कारण रेजिडेंस टू चेंज की क्रिटिसिज्म आती है, जहां लोग अपना रेजिडेंस चेंज करते हैं, और रेजिडेंस मीन्स होता है अपना ओहदा, कंपनी को छोड़ के जाने का डिसाइड करते हैं। तो इसी जगह आपका चैप्टर मोस्टली खत्म होता है। अभी थोड़े से पॉइंट रह गए हैं, तो पहले आप इसको उतार लो, फिर मैं थोड़े जो पॉइंट आगे रह गए हैं वो भी आपको लिखवा के डिफाइन करता हूं। पहले आप इसको उतार लो सारे, ठीक है, इस पॉइंट्स को। जो बताया था आपने उतार लिया होगा, तो अब उससे आगे थोड़े से छोटे पॉइंट रह गए भाई, ये इतना सा कॉन्सेप्ट हो रहा है, उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो आगे लिखा है यहाँ पे सुटेबिलिटी ऑफ वेब, मतलब कि सुटेबिलिटी ऑफ मैक्स वेबर है, यहाँ पे मैक्स मैंने लिखा नहीं है, बुक में नहीं है, तो ये कह रहा है सुटेबिलिटी ऑफ मैक्स वेबर अप्रोच टू मैनेजमेंट। कह रहा है अप्रोच टू मैनेजमेंट जो है उसमें सुटेबल जो है वो मैक्स वेबर, मतलब कि जो भी सुटेबल चीज है वो क्या क्या है वो बताओ। तो अगर आप कोई भी अप्रोच चूज करते हो, मान लो एग्जांपल ले लो कि आपने मैक्स वेबर को चूज करा, आपने मैक्स वेबर की अप्रोच चूज कर ली मैनेजमेंट के लिए, तब उस जगह पे मैक्स वेबर जो है वो क्या कहता है, पहली चीज तो वो कहता है कि मोर इनोवेशन। मैक्स वेबर की जो इनोवेशन है वो मोर होती है, मींस मैक्स वेबर की पहली खास बात यह है कि आप यहाँ पे क्रिएटिविटी करोगे। क्या करोगे भाई? क्रिएटिविटी मीन्स आप न्यू टेक्नोलॉजी लाओगे, आप न्यू प्रोडक्शन करोगे, आप सारी चीजें नई बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्स वेबर की जो टेक्नोलॉजी या जो मैक्स वेबर की अप्रोच है ये बताती है कि जब भी आप मैनेजमेंट करोगे तो मैनेजमेंट का पहला रूल होता है कि मोर इनोवेशन। आप चीजों को और निखारोगे, चीजों को और बढ़ाओगे, तो इसके लिए आपको क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, नई चीजें लानी पड़ेगी और नई टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है जी। दूसरी चीज ये कहता है कि नॉट फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। मैक्स वेबर हमेशा बड़ी सोच रखते थे, इसी तरह से इनकी जो अप्रोच है ये छोटे बिजनेस के लिए नहीं बनी है, ये बनी है सिर्फ और सिर्फ बड़े बिजनेसेस के लिए। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है या बड़ी कंपनी होती है सिर्फ उनमें ही एप्लीकेबल हो पाती है, क्योंकि मैक्स वेबर की जो अप्रोच है उसमें आपको बजट लगता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए आपको वर्कर्स लगते हैं, और इसी कारण जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है उनमें इनका वर्क नहीं होता और छोटे बिजनेसेस में इसका काम नहीं होता, ठीक है। कह रहा है क्विक डिसीजन मेकिंग। मैक्स वेबर बताते हैं कि डिसीजन मेकिंग जल्दी से होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, फटाफट चुटकियों में भाई काम कर रहे हो तो डिसीजन मेकिंग जल्दी होना चाहिए। अब आप सोचो कोई बंदा कितनी जल्दी डिसीजन ले सकता है? क्या डिसीजन लेने का मतलब ये है अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी मैक्स वेबर में मैंने बताया कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ बड़ी होगी, और जब कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो डिसीजन लेने में भी तो टाइम लगाएगी, मगर नहीं, मैक्स वेबर ने कहा ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ही रहेगी बट डिसीजन लेने में टाइम कम लगेगा। कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? तो इसी के लिए तो बोला ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होनी चाहिए, एक अच्छे मैनेजर्स होने चाहिए, अच्छे क्रूशियल डिपार्टमेंट होना चाहिए, अच्छे स्टाफ्स होने चाहिए जो आइडिया दें, कमी नहीं होनी चाहिए आइडिया की, लाइन से आइडिया आ रहे हैं, गिर रहे हैं आइडिया, तो यहाँ पर क्विक डिसीजन होना चाहिए। जितनी जल्दी डिसीजन आएगा उतनी जल्दी आपके आगे और ग्रो करने के चांसेस है। एक ही चीज में अटके रहोगे, उसी को सोचते रहेंगे अगर बिजनेस में, तो भाई कैसे होगा कैसे होगा? हजारों लोग काम कर रहे हैं, एक आइडिया नहीं हो रहा है, आइडिया जनरेट नहीं हो रहा, तो भाई कैसे काम करोगे, ठीक है। तो इसीलिए मैक्स वेबर एक बड़े लेवल की थिंकिंग वाली अप्रोच है, ठीक है। नेक्स्ट है एनालाइज ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। अभी हमने क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट पढ़ लिया, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, बस ये 3 टॉपिक रह गए। तो हम एनालाइज करेंगे कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या है। अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले तो ये पूरा अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है। ये पूरा जो स्कूल है ना ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस है कि जब मैनेजमेंट होता है तो कौन सा
कौन सा? सेकंड पॉइंट है भाई, जो मैंने बताया कि जो अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट है, जो अप्रोच टू मैनेजमेंट है, तो ये हमें सिखाती है कि हमारे जितने भी अभी तक मैनेजमेंट के अप्रोच हुए हैं उन सब पे ये वर्क करता है। दूसरी चीज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? अगर मान लो कोई भी बिजनेस है, वो कोऑर्डिनेशन के बिना काम ही नहीं करता। कोऑर्डिनेशन में आपको चीजें एक साथ करनी होती हैं, मिलजुल कर काम करना होता है। जितने भी एम्प्लॉय वगैरह हैं, आप मिलकर काम जब तक नहीं करोगे तो आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कि आप अगर कोई काम कर रहे हो, एक सिंगल गोल भी अचीव करना है, तो उसके लिए भी आपको वर्क टुगेदर करना पड़ेगा भाई। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? वर्क टुगेदर, एक साथ काम करना पड़ेगा, एक मिलकर काम करना पड़ेगा। आगे आता है क्लियर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हर एक अप्रोच हमें यह सिखाया, हर एक अप्रोच ने, कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल, हर एक में आपने पढ़ा था क्लैरिटी 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 लिखा था, है ना? तो क्लैरिटी मींस आपको अकाउंटेबिलिटी हो या कोई क्लैरिटी हो, कहाँ कितनी सैलरी है, क्या वर्क है, क्या पोजीशन है, डेस्टिनेशन क्या है बंदे की, हर चीज में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये हमें सिखाती है। आगे उसके बाद लिखा इंपेसिस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का बहुत हमने पढ़ा था कि एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, कुशल होने चाहिए वर्कर, तभी काम बनेगा। तो एफिशिएंसी को भी मैटर करता है। ठीक है, तो हमें ना एनालाइज करने पे पता चला कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट हमें ये चार चीजें बेसिकली पूरे चैप्टर में सिखाई गई है। तो आज का चैप्टर बेसिकली आपके उसी के ऊपर था और आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 2। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। प्लीज शेयर जरूर करना, क्योंकि जिनके एग्जाम है 3rd सेमेस्टर के, 5th सेमेस्टर के, 1st सेमेस्टर के, भाई एप्लीकेशन की वीडियो जो चैप्टर बन रहे हैं ना, तो उनके लिए बहुत एप्लीकेबल होने वाली है। तो उन तक ही नहीं पहुंचेंगे, मेरी मेजर ऑडियंस ही नहीं देख पाएगी, तो फायदा क्या बनाने, है ना? तो प्लीज शेयर करना अगर आपके कॉन्टेक्ट में है तो। और हाँ, अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, और नोट्स को बाय कर सकते हो इजिली, मिनिमम अमाउंट पे करके। ठीक है जी, और अब आप इसको उतार लो, मैं साइड हो जाता हूँ। और इसके बाद के जो नेक्स्ट चैप्टर है वो जल्दी आने वाली है सीरीज, वो भी तो जैसे आ जाएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यूट्यूब पे आप नोटिफिकेशन ऑन कर लो, तो आपको बेल आइकन वगैरह प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन आई जाएगी, है ना? तो अब मैं साइड हो जाता हूँ, अब आप इसको उतार लो। थैंक यू।